तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि अंतिम समय में क्या पढ़ें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके द्वारा जो नोट्स बनाए हुए हैं, आपने कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म लगाया है तो साल भर पहले 2 साल पहले आपने कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, छोटी मोटी कहीं ना कोचिंग की होगी। और ऐसा तो है नहीं आपकी फॉर्म भरे थे उसके बाद सब कुछ रख दिए और कुछ पढ़े ही नहीं और फिर अब एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सिलेक्शन से बाहर हो। हाँ, अगर आप कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हो, आपके पास नोट्स हैं, किताबें हैं, कोचिंग कर रखे हो कुछ या फिर सेल्फ स्टडी कर रखे हो, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आ सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपके द्वारा नोट्स बनाए हुए हैं उनको ही पढ़ना है, नई चीज इसमें कुछ भी नहीं पढ़नी है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा है, यानी जो आपने नोट्स पहले पढ़ा है, जिस टीचर्स के पास आपने पहले पढ़ा है, जो कोचिंग पहले पढ़ी है या फिर जो किताबें पहले पढ़ी हैं, कोचिंग से जो नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्सों को आपको बार बार पढ़ना है। उन्हीं किताबों को आपको बार बार पढ़ना है। जो आपके पास नोट्स बने हुए हैं उन्हें पढ़ना है। और जब आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, जिस टीचर के पास है, जिस टीचर से आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसी टीचर के पास अब आपको पढ़ना है। नए टीचर के पास नहीं पढ़ना है, क्योंकि नए टीचर की आपकी अब समझ में नहीं आएगी। आपको उसी की समझ में आएगी जिस टीचर से आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। फिर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको पुराने प्रश्न पत्र रेलवे एग्जाम्स के निकालने हैं। रेलवे एग्जाम की जितनी भी एग्जाम हो रखी हैं, एनटीपीसी की हो गई है, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, पिछले वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पिछले प्रश्न पत्र आप ले लीजिए। उनकी एक किताब आती है, किसी भी प्रकाशन की ले लीजिए। कोई भी प्रकाशन होगा जो अच्छे से आपको पिछले प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाता है, उस किताब ले लीजिए। और आप अगर किताब का नाम पूछना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको किताब का नाम भी बता दूंगा या फिर दूसरे वीडियो बना के आपको अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पुराने प्रश्न पत्र इस टाइम में आपको पढ़ने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है रिवीजन का, कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे रिवीजन करना है। नई चीज पढ़ने की बजाय आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। जो चीजें आपने पहले पढ़ चुकी है उसी चीज का आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। नई चीज पढ़ने से ज्यादा है कि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। फिर आपको आते हैं कि हम कैसे पढ़ें। ये तो होगी कि क्या पढ़ें, वो तो मैं आपको बता दिया, लेकिन पढ़े कैसे। तो आपको पढ़ना क्या है कि जिस विषय में जो टॉपिक आप पढ़ोगे, किसी भी विषय में देख लो, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, जिस विषय में जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसको पूरा करने के बाद उस टॉपिक के पुराने प्रश्न पत्र सोल्व कर लो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मैथ में आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज को आप जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। जो उसमें ट्रिक है उनको देख लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप प्रश्न पत्र में जाइए और उस टॉपिक के जितने भी प्रश्न अलग अलग आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न, जैसे किरण प्रकाशन है तो उसमें आपको अलग अलग मिल जाती है। एसएससी की तो खैर नहीं मिलती, इसमें किरण प्रकाशन की रेलवे की मिल जाती है और स्टडी की दूसरी मिल जाती है। तो उसमें टॉपिक वाइज पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपको मिल जाते हैं, तो टॉपिक वाइज आप उनको सोल्व करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। जिससे आप जिस क्वेश्चन में अटकेंगे उस क्वेश्चन को आप उसमें टॉपिक में वापस से देखकर सोल्व कर लेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करें जब मैथ की, हम मैथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करना है मैथ में, ये तो हो गई कि टॉपिक वाइज आप इस प्रश्न पत्र सोल्व करना। फिर आप क्या करना है कि मैथ में आपके कई सारे प्रश्नावली है तो जिससे आपको ज्यादा याद नहीं रह पाते, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट बताऊं, क्योंकि मैथ जो ज्यादा चलती है वो फॉर्मूलों के आधार पर चलती है। तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की एक अलग से बुक बना लो। जितने भी मैथ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको सबको एक जगह लिख लो। 5 या 7 पन्ने में, 10 पन्ने में आपके आ जाएंगे। तो उनमें आपको पन्ने में लिख लोगे फॉर्मूलों को, 10-12 बार रिवाइज कर लेना उसको। जब उनको अलग से लिख लोगे तो उन्हीं फॉर्मूलों को आप 10-12 बार रिवाइज कर लेना। और फॉर्मूलों को जो आप टॉपिक वाइज अलग अलग लिखना, जैसे परसेंटेज के ये फॉर्मूले उसको अलग लिख लिया, लाभ वानी के ये फॉर्मूले हैं उसको अलग लिख लिया, है ना, एवरेज के अलग अलग और ये फॉर्मूले हैं तो उसको अलग लिख लिया। ऐसे टॉपिक वाइज लिखोगे ना, तो जब आप टॉपिक वाइज प्रश्न पत्र सोल्व करोगे तो उन्हीं फॉर्मूलों को आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको अलग रख के उनका बार बार रिवाइज करना है। इसी प्रकार आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में भी जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फॉर्मूले हैं, उनको आप अलग से रख लेना है टॉपिक वाइज और फिर उसका ही बार बार रिवाइज
कर लेना है। फिर जब बात करें जीएस की, जनरल साइंस की, ग्रुप डी में जनरल साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है और जनरल साइंस में भी फिजिक्स इसमें सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों। फिजिक्स के आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जैसे मैथ में न्यूमेरिकल होते हैं उसी प्रकार आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और फिजिक्स में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्मूले होते हैं। तो जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए, लेंस का फॉर्मूला हो गया, दर्पण का हो गया, ओम का नियम हो गया, ये जो भी फॉर्मूले है ना, आपको एक किताब में लिख लेना है, नोटबुक बना लेना है और उस किताब को आपको बार बार रिवाइज करना है। 10 से 12 बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो फिजिक्स में भी आपको यही करना है। और साइंस में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन आएंगे वो फिजिक्स में से आएंगे, इसको ये आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, इसी को आपको ज्यादा पढ़ना है। न्यूमेरिकल आपको ज्यादा से ज्यादा निकालना है, प्रश्न पत्र पुराने आपको ज्यादा से ज्यादा निकालना है। तो ये हो गई जीएस की बात है। फिर आगे बात कर लेते हैं, सॉरी जीएस की बात हो गई। अब जीएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात होगी, एक जगह करके आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। जीएस के जब अन्य विषय की हम बात करते हैं, जैसे बायोलॉजी होगी, बॉटनी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इनकी आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, मुश्किल से मिलेंगे, तो नहीं कोई जरूरत ही नहीं मिले कि नहीं। आप इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। या फिर आप इसके अगर टाइम रहे आपके पास तो इसके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व कर लेना, बस आपका काम बन जाएगा। 2-3 बार सोल्व करोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर बात करते हैं जीके की। तो जीके में आपको क्या करना है, ओनली पुराने प्रश्न पत्र सोल्व करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप किताब लेके बैठ गए, कोई नोट्स लेके बैठ गए तो आप जीके को पढ़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि इसके ओल्ड क्वेश्चन जो है, प्रश्न पत्र पुराने, वो ही सोल्व करने हैं। और मैं जब जीके की एक सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पॉलिटिकल को ज्यादा ध्यान रखना है। पॉलिटिकल में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। पॉलिटिकल को आप अगर जीएस में आप किसी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहो तो मैं तो कहना चाहूंगा पॉलिटिकल को ज्यादा पढ़े और ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह को आप ना पढ़े तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आपको पॉलिटिकल को पढ़ ले, पॉलिटिकल में भी आपको जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको सोल्व कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। फिर बात करते हैं करंट जीके। करंट जीके में भी आपका 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि महीने महीने की एक क्रोनोलॉजी आती है, हर महीने की आती है। जैसे अब सितंबर चल रहा है तो सितंबर की आ गई है, अक्टूबर की आ गई, नवंबर की आ गई, दिसंबर की आ गई, नवंबर से आपकी एकदम स्टार्ट है तो आप नवंबर तक के लिए आओ। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने के लिए आओगे तो इसमें आपका लगभग, आपको लगभग मैं कहूँ कि 60% करंट जीके तो आपके इन किताबों में से मिल ही जाएगा। आप इन 4 महीनों की किताब क्रोनोलॉजी ले आए और इनका बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये तो हो गई आपकी सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमारी सारी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम टाइम में, इस समय में 2 से 3 महीने में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपको सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो टीचर चेंज नहीं करना है, क्योंकि जैसे कोई लड़के, कई छात्र स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कई दिन से एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं और फिर जब एग्जाम पास में आती है तो अलग अलग टीचर अपनी क्लास डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो आप क्या करते हैं एग्जाम टाइम में उस टीचर से पढ़ने लग जाते हो, पुराने वाले टीचर को छोड़ दो। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। जो टीचर पहले से पढ़ा रहा है उसी से पढ़िए, उसी से आपको समझ में आएगी। और वो भी हर टीचर होता है वो सब अच्छे अपने हिसाब से अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपने पहले से जिस टीचर को चूज कर लिया, कई दिनों से पढ़ते आ रहे हो, तो जो अच्छा टीचर है तभी तो आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो ना। अगर वो गलत टीचर होता तो आप क्यों पढ़ते। तो आपको क्या करना है, उसी टीचर से पढ़ना है जिस टीचर से आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। फिर आपको क्या करना है कि आप कोर्स पूरा करने के चक्कर में नहीं रहना है। कई छात्र क्या होते हैं कि एग्जाम पास में आ गई और ये देख लेते हैं कि मैं मैथ का कोर्स पूरा कर लेता हूँ, रीजनिंग का पूरा कर लेता हूँ। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करने के चक्कर में आपका टाइम निकल जाएगा, एग्जाम एग्जाम आ जाएगी और आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो। दूसरा आपको ऑनलाइन, तीसरा बात है आपको ऑनलाइन मत, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन ही मत लगे रहना, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना। क्योंकि कई छात्र होते हैं कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, वो ओनली ऑनलाइन ही ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं। किसी टीचर की, अलग अलग टीचर की जीके की क्लास ले लिए, करंट के लेने लगे, साइंस के लेने लगे, तो ऑनलाइन के चक्कर में रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको याद कम रहेगा। हाँ पढ़ो, ऑनलाइन 1-2 घंटे पढ़ लो, लेकिन सेल्फ ज्यादा, जितना ज्यादा सेल्फ पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा और तभी याद रहेगा। ऑनलाइन में आपको याद नहीं रहेगा। हाँ आपको लगेगा कि मेरे याद हो रहा है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो आपको ऑनलाइन बिल्कुल कम पढ़ना है और सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी है। फिर आपको चौथी पॉइंट याद रखना है, मोस्ट मॉक टेस्ट देना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। इससे होगा क्या कि आपकी स्पीड बनेगी कंप्यूटर पे। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, कितना भी याद कर लो, आपके चाहे अंगुलियों पे हो गए, लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर पे स्पीड नहीं है तो आपकी सारी तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। इससे मैं कहना चाहूंगा कि आप रोजाना के कम से कम एक सेट जरूर लगाए, ताकि आपकी
कंप्यूटर पे स्पीड अच्छी बन जाए, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ और आपके अच्छे नंबर आ सके। तो दोस्तों ये थी बेस्ट स्ट्रेटेजी है ग्रुप डी की, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी जो है ग्रुप डी में इसी प्रकार से तैयारी करा था और आज मैं ग्रुप डी का जो है सिलेक्टेड कर्मचारी हूँ, रेलवे का कर्मचारी हूँ। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें और आपके मन में जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी 100% रिप्लाई दूंगा। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हर प्रकार के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।